कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये आप छठा पार्ट देख रहे हैं और ये प्रोग्राम प्रत्येक सुबह 9 बजे हमारे चैनल पे आता है। ये प्रोग्राम आपके कमेंट पे आधारित एक प्रोग्राम है जिसमें जो भी कमेंट करके आप लोग मुझसे सवाल पूछे होते हैं, इस प्रोग्राम में वीडियो के माध्यम से मैं उसी का जवाब देता हूँ। इस प्रोग्राम के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए। तो चलिए कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये हम छठा पार्ट स्टार्ट करते हैं और मैं अपना यहाँ पे पहला कमेंट लेता हूँ। तो देखिए इसमें हमसे पूछा गया है, मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, मेरे पास सबूत भी है। तो देखिए इस वीडियो में मैंने धारा 313 आईपीसी के बारे में बताया था, जिसमें यदि आपकी पत्नी गर्भवती है और ऐसे में आप उसकी बिना सहमति के उसका एबॉर्शन करा देते हैं तो उसके लिए ये धारा लगती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है जैसा मैंने वीडियो में चीज़ें बताई हैं, आपके ऊपर भी ये धारा लग गई है, बेवजह की आपके ऊपर लग गई है, आपकी पत्नी ने धारा 313 आईपीसी में आपको फंसा दिया है, तो ऐसे में जब आपका एफआईआर दर्ज हो गया है और ऐसे में आपके पास इसका सबूत भी है, तो ऐसे में आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिलिए, उसे अपने सबूत दीजिए। अगर उन्हें लगेगा तो ऐसे में ये जो धारा आपके ऊपर लगी है, धारा 313 लगी है, वो चार्जशीट में वो निकाल देंगे इस धारा को, फिर आपकी दिक्कत समाप्त हो जाएगी। तो सबसे पहला तो मेरा आपसे यही सुझाव है कि आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिलिए और जो भी सबूत आपके पास है वो उन्हें दीजिए, तो ऐसे में ये धारा आपकी निकल सकती है। अब हम अपने दूसरे कमेंट को लेते हैं। यहाँ पे इस कमेंट में हमसे पूछा गया है, पत्नी को गए हुए 2 साल हो गए हैं, 1 साल पहले उसने डिवोर्स का केस डाला जिसमें मीडिएशन फेल हो गई, अब क्या वो डीवी और 498A डाल सकती है? तो पहले इतने ही क्वेश्चन का हम जवाब दे देते हैं। तो हाँ, बिल्कुल डाल सकती है। ऐसा नहीं है कि पत्नी 1 साल के बाद या 2 साल के बाद केस नहीं डाल सकती है, वो इस स्थिति में भी आपके ऊपर केस डाल सकती है। अब हम आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या उसका केस डीवी 498A केस वीक होगा क्योंकि उसने पहले डिवोर्स डाला एंड मीडिएशन फेल होने का बदले में डीवी 498A डाल दिया? तो देखिए जैसी आपकी स्थिति है, पत्नी को गए हुए 2 साल हो गए, 1 साल के बाद उसने केस डाला है डिवोर्स का, और ऐसे में अब वो इतने लेट से केस डाल रही है, तो पहले इसी वजह से उसका केस वीक हो जाएगा। पहली चीज़ तो यही होगी कि वो बहुत लेट से केस डाल रही है। दूसरी चीज़, इस वजह से उसका केस वीक हो जाएगा क्योंकि उसने डिवोर्स का केस डाला है, और जो उसने डिवोर्स का केस डाला है ऐसे में उसने आधार तो बताया होगा, लेकिन उसके पास कोई उस आधार को सिद्ध करने के लिए सबूत नहीं होगा, कोई एविडेंस नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में उसके पास जब कोई एविडेंस नहीं है, उसके साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट हुई है या फिर उसके साथ प्रताड़ना हुई है, इस प्रकार का कोई उसके पास जब एविडेंस नहीं है, तो ऐसे में उसका केस इसी वजह से और भी ज़्यादा वीक हो जाएगा। तो यही कुछ वजह है। बाकी रही बात मीडिएशन फेल हो जाने की वजह से या फिर डिवोर्स केस सिर्फ डाल देने की वजह से, कोई केस वीक नहीं होता है। इस केस का उस केस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो मैंने वजह बताई, लेट होने की वजह से और एविडेंस ना होने की वजह से पत्नी का केस जरूर वीक हो जाएगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, मेरी वाइफ 1 मंथ बाद घर से चली गई, मुझसे 3 लाख डिमांड कर रही है, गोल्ड ले गई, व्हाट्सएप वॉइस मैसेज करके ब्लैकमेल कर रही है, क्या एविडेंस होता कोर्ट? देखिए मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ। यहाँ तक तो मैं समझ रहा हूँ कि आपसे डिमांड की जा रही है, लेकिन इसके आगे जो आपने पूछा है, रही एविडेंस हुटा कोर्ट, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये आप क्या पूछ रहे हैं। लेकिन जैसी आपकी स्थिति है, जो चीज़ें मैं आपके क्वेश्चन में समझ पा रहा हूँ, उसके लिए यही आपसे सजेस्ट करूँगा कि ऐसी स्थिति में आप हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत वैवाहिक पुनर्स्थापना के लिए जो केस किया जाता है, यानी विदाई के लिए जो दावा किया जाता है, वो केस लगाइए और उसमें ये सारी बातें लिखवाइए कि पत्नी कितने दिन तक आपके साथ रही, कब आपकी शादी हुई, कब वो आपके घर से गई, सारी डेट स्पष्ट रूप से लिखवा दीजिए। कौन कौन से सामान वो लेके चली गई है, क्या क्या उसका आपके पास है, इन सारी चीज़ों को धारा 9 के केस में ही जिक्र कर दीजिए, ताकि आपका भविष्य में जब आपकी पत्नी कभी कोई केस करती है, जैसे 498A लगाती है, डीवी लगाती है, तो ऐसे में वो कहेगी कि मेरा स्त्री धन और अन्य सामान पति के पास है और आप कह रहे हैं कि पत्नी लेके चली गई है।
तो ऐसे में ये विवाद का विषय बन जाएगा। फिर पत्नी के सामने ये दिक्कत खड़ी हो जाएगी कि उसे सिद्ध करना पड़ेगा कि मेरा जो सामान है वो पति के पास है। तो ऐसे में अभी वर्तमान में जैसा मैंने आपका क्वेश्चन समझा उसके हिसाब से यही सजेस्ट करूंगा कि आप सेक्शन 9 का केस लगाइए, विदाई के लिए केस लगाइए और इन सारी बातों को आप लिखवाइए उस केस में। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। अमेजिंग इन्फॉर्मेशन, ये जो भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जानकारी देता हूँ, वो आप ही लोगों की वजह से हो पाया है। आप ही लोगों की वजह से मैं इतना जान पाया हूँ, इतना समझ पाया हूँ। तो आप लोगों को ही मैं इसी वजह से ये चीज़ें बता पाता हूँ। तो जो भी चीज़ें आज मैं बताता हूँ आप लोगों को, जो भी जानकारियाँ देता हूँ, वो आप ही लोगों से हो पाया है, आप ही लोगों की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। तो मुझे आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहिए। तो जो भी हमारे व्यूअर हैं, जो भी हमसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, उनको मैं बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि जब आप लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, चीज़ें पूछते हैं, तो मैं उन चीज़ों को देखता हूँ, मुझे नहीं पता होता है तो मैं पढ़ता हूँ, तो इससे मेरी जानकारी और भी ज़्यादा बढ़ती है। तो ये सब जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी मुझे आज जानकारी प्राप्त हुई है, वो आप ही लोगों के योगदान से प्राप्त हुई है। अब हम अपने अगले कमेंट पे बढ़ते हैं। सर, अगर आईओ ने चार्जशीट में परिवार वालों का नाम निकाल दिया है तो क्या जिन लोगों का नाम निकल गया है उनकी तरफ से आईपीसी 211 के अंडर केस किया जा सकता है? तो पहले हम यहाँ तक के क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं। तो देखिए, अगर नाम निकल गया है तो ऐसे में आईपीसी की धारा 211 जो है, इसमें प्राइवेट कंप्लेन या फिर आप एफआईआर दर्ज नहीं करा सकती हैं। इसमें जो आईओ होते हैं, यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, वही इस धारा के अंतर्गत केस दर्ज करा सकते हैं, एफआईआर दर्ज करा सकती हैं, सिर्फ इसलिए कि झूठी शिकायत की गई, झूठा कंप्लेन किया गया। तो ऐसे में अगर आप आईओ से रिक्वेस्ट करती हैं कि धारा 211 आईपीसी के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर दिया जाए, तो ऐसे में अगर आपके आईओ चाहे तो वो खुद कंप्लेन करके और इस धारा के अंतर्गत केस दर्ज करवा सकती हैं, जिन लोगों ने भी झूठा कंप्लेन किया है उनके विरुद्ध। तो ऐसे में आप ये चीज़ तो कर सकती हैं। तो इस प्रकार से आप आईपीसी की धारा 211 के अंतर्गत केस दर्ज करा सकती हैं। ये आईओ चाहेंगे तभी होगा। तो ऐसे में आप आईओ से रिक्वेस्ट करिए, यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से रिक्वेस्ट करिए कि वो खुद कंप्लेन करके इस धारा के अंतर्गत केस दर्ज कराएं। अब हम आपके अगले कमेंट पे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। और क्या वाइफ कोर्ट में परिवार वालों के नाम दोबारा ऐड करवा सकती है? तो देखिए, एक बार जब चार्जशीट के साथ नाम निकल जाती है तो ऐसे में अगर वाइफ चाहे तो प्रोटेस्ट एप्लीकेशन दे सकती है और नाम डलवाने के लिए कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकती है। तो ऐसे में अगर आपकी जो वाइफ है वो चार्जशीट लगने के बाद, नाम निकलने के बाद प्रोटेस्ट एप्लीकेशन देती है, तो ऐसे में उन्हें कुछ फैक्ट बताने होते हैं कोर्ट के सामने। प्रथम दृष्टया ये सिद्ध करना पड़ता है कि जो ये चार्जशीट से नाम निकला है वो गलत तरीके से निकला है, इनका नाम नहीं निकलना चाहिए। तो ऐसे में यदि कोर्ट को प्रतीत होता है तो कोर्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश करता है। फिर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उन्हें कुछ सबूत मिलता है तो फिर वो नाम डाल के और चार्जशीट लगा सकते हैं उन व्यक्तियों के खिलाफ जिनका नाम निकला है। तो ऐसे में यही प्रक्रिया है। और यदि मजिस्ट्रेट ऐसी स्थिति में दूसरा काम करना चाहें तो वो 200 और 202 सीआरपीसी का बयान लेके कंप्लेंट के रूप में मामला भी दर्ज करवा सकती हैं। लेकिन ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ किताबी चीज़ें बता रहा हूँ। 498A के मामले में ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो ऐसा जब नाम निकल जाता है, एक बार नाम निकल जाता है, सिर्फ जब 498A धारा लगी होती है, तो ऐसे में दोबारा नाम जुड़ पाना इतना आसान नहीं होता है। तो अगर नाम निकल गया है तो अब आप निश्चिंत रहिए, 99% ये चांस है कि नाम नहीं जुड़ेगा। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ। अब हम आगे अपना कमेंट देखते हैं। सरपत्नी के 498A 125 डीवी केस का डब्ल्यूएस पति लगाता है। जो आरोप और शपथ पत्र के साथ जो बयान दिए जाती हैं उसमें पत्नी के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं वो झूठा निकल जाता है, तब क्या कोर्ट पति पे कार्यवाही करेगा? देखिए, 498A में 125 में डीवी में जो भी आप पत्नी के ऊपर आरोप लगाएंगे उसके लिए कोर्ट आपके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करेगा। अब देखिए, 498A जो धारा होती है ये क्रिमिनल केस है, इसमें आप डब्ल्यूएस नहीं देते हैं, पहली चीज़ ये समझ जाइए। 125 सीआरपीसी और डीवी एक्ट में आप डब्ल्यूएस देते हैं। तो ऐसे में अगर आप इसमें कोई पत्नी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट अगर झूठा निकल जाता है तो आपके ऊपर कोई कार्यवाही कर देगा, क्योंकि मुकदमा इसीलिए किया जाता है क्योंकि उसमें आप आरोप प्रत्यारोप लगाएं, आरोप प्रत्यारोप लगा के उसे साबित करें।
तो अगर आप पत्नी के ऊपर प्रत्यारोप लगाती हैं तो ऐसे में वो झूठा निकल जाता है, तो कोर्ट कोई कार्यवाही नहीं करेगा आपके ऊपर, निश्चिंत रहिए। अब हम अपने अगले कमेंट पे बढ़ते हैं। सर, यदि कोई महिला बेवजह किसी पुरुष को बदनाम करने का प्रयास करे, बार बार बदनाम करे, तो उस महिला के खिलाफ कौन सा मुकदमा दर्ज कराया जाना चाहिए कि उस महिला को सज़ा मिल सके? तो देखिए, अगर आपको कोई बदनाम कर रहा है, मानहानि कर रहा है, तो ऐसे में आप डिफर्मेशन के लिए केस दर्ज करा सकते हैं, मानहानि के लिए केस दर्ज करा सकते हैं। उस महिला के विरुद्ध आप दो प्रकार से मानहानि दर्ज करा सकते हैं, पहला सिविल और दूसरा क्रिमिनल। सिविल मानहानि का दर्ज करा के आप उस महिला से कंपनसेशन प्राप्त कर सकती हैं, यानी क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकती हैं। क्रिमिनल मानहानि जो होता है वो दर्ज करा के, उसमें मुकदमा दर्ज करा के ये चीज़ साबित करके कि उस महिला ने आपको बदनाम किया है, आपको आपकी मानहानि की है, आप उसे सज़ा भी करा सकती हैं। तो मानहानि का केस आप दर्ज करा सकती हैं। साथ ही साथ अगर वो महिला आपको धमकी भी देती है, आपको डराती है, मारने पीटने की धमकी देती है, इस प्रकार का कोई काम करती है, तो ऐसे में आप उसके खिलाफ धमकी के लिए भी केस दर्ज करा सकती हैं। तो यही कुछ केस दर्ज करा सकते हैं उस महिला के विरुद्ध आप। अब हम अपने अगले कमेंट को देखते हैं। वेरी नाइस वीडियो सर, थैंक यू। अब हम अपने अगले कमेंट को देखते हैं। सर जी, एक फ्लैट दोनों स्पाउस के नाम से रजिस्टर्ड हो, कैश एक अकाउंट से निकला हो और वो प्रूफ कर दे कि सारा कैश एक ने ही दिया है, तो तलाक के बाद वापस मिल सकता है? पेमेंट पूरा कैश किया है। तो देखिए, तलाक के केस में तो ये चीज़ नहीं होता है। अगर आप ऐसा करना चाहें, आपके पास सबूत है कि घर आपने ही खरीदा है, आपकी पत्नी ने कुछ नहीं दिया है योगदान, सिर्फ उसके नाम से है, तो ऐसे में सिविल टाइटल सूट आप कर सकती हैं। इसके लिए आपको सिविल मुकदमा करना पड़ेगा। उस मुकदमे में अगर ये सारी चीज़ें आप सिद्ध कर देते हैं, आप सिद्ध कर देते हैं कि घर आपने अपने कमाई से खरीदा है, सिर्फ उसमें पत्नी का नाम पड़ा है, तो ऐसे में कोर्ट चाहे तो पत्नी का नाम उस केस से बाहर निकलवा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको सिविल सूट करना पड़ेगा। ये मुकदमा लगभग 15 से 20 साल तक चलेगा। तो यही प्रक्रिया है उसकी, और जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ किताबी चीज़ें बता रहा हूँ। वास्तव में अगर मैं आपको बताऊं और प्रैक्टिकली बताऊं, तो जो मैंने आपको बताया वो हो पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो मैंने जानकारी दी टाइटल सूट के बारे में आपको बताई, वो मैंने किताबी बातें आपको बताई, और जो मैंने दोबारा आपको बताया कि ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि ये हो पाना मुश्किल है, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली चीज़ें बताई। तो जब अब एक बार पत्नी का नाम पड़ गया है, तो ऐसे में उसका नाम निकलवाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अब आपको मिल पाना उन चीज़ में से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है, लेकिन आप प्रयास कर सकते हैं, आप टाइटल सूट कर सकते हैं। इसके लिए इसका प्रोविज़न ज़रूर किया गया है। आप एक बार करके ट्राई कर सकते हैं, खुदा ना खास्ता हो सकता है आपको सफलता मिल जाए। अब हम अपने अगले कमेंट पे बढ़ते हैं। यदि कोई महिला पुरुष को बेवजह, इस कमेंट का मैं जवाब आपको पहले ही दे चुका हूँ कि मानहानि का केस करिए। अब हम अपने अगले कमेंट को देखते हैं। सर, जजमेंट का लिंक भेजो। ये देखिए कौन से वीडियो पे आया है। ये जो वीडियो है रिकॉर्डिंग से संबंधित है, यानी मैंने रिकॉर्डिंग के बारे में बताई थी कि पत्नी का रिकॉर्डिंग करना गलत है। तो देखिए, ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में अगर आप चेक करें तो उसमें जो जजमेंट के बारे में मैंने आपको बताया है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। नेहा वर्सेस विभोर का ये जजमेंट है, इसे आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जजमेंट डाउनलोड कर सकती हैं। अब हम अपने अगले कमेंट को देखते हैं। म- मेरा पर इंट्रीम का सलोन हुआ, इसके में आप लोग कितने समय लगेगा प्लीज़ बताइए। ये मैं क्वेश्चन आपका नहीं समझ पा रहा हूँ, स्पष्ट रूप से आप क्वेश्चन पूछिए। बाकी रही बात, अगर जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि इंट्रीम मेंटेनेंस लगने में कितना समय लगता है, तो देखिए, सबसे पहले इंट्रीम के लिए एप्लीकेशन पत्नी देती है, उसके बाद कोर्ट आपसे आपत्ति मांगता है। जब आप आपत्ति दे देते हैं, उसके बाद इस पर आर्गूमेंट होता है, उसके बाद कोर्ट अपना जजमेंट सुना देता है। इसमें लगभग मान के चलिए 3 से 4 डेट का समय लग जाता है। तो ऐसे में मान के चलिए कि लगभग इंटरिम का ऑर्डर आने में, यानी एप्लीकेशन देने से ऑर्डर आने में 1 से 1.5 महीने का समय लग जाता है, क्योंकि जब इंटरिम का एप्लीकेशन दे दिया जाता है तो कोर्ट छोटे छोटे डेट लगा के जल्दी से इस एप्लीकेशन को निपटा देना चाहता है। तो इसमें आप मान के चलिए कि 1 से 2 महीने का समय लग ही जाता है। अब हम अपने अगले कमेंट को देखते हैं।
सफ्रॉन ट्री मेंटेनेंस में अपील कितने दिन तक चलेगा बताइए। ये क्वेश्चन मैं आपका नहीं समझ पा रहा हूँ। आप स्पष्ट रूप से क्वेश्चन पूछिए। जो भी आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं मैं आप लोगों से एक अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्पष्ट रूप से आप पूछा करिए। यदि आप इंग्लिश में नहीं सही से लिख पा रहे हैं तो आप लोग हिंदी में लिख दिया करिए, या फिर कैसे भी आप लोग लिखिए, लेकिन स्पष्ट रूप से लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन मैं अब नहीं पढ़ पाऊँगा, नहीं समझ पाऊँगा तो उसका जवाब नहीं दे पाऊँगा। तो जो भी आप लोग क्वेश्चन लिखिए सही से लिखिए, सही ढंग से लिखिए, हिंदी में ही लिखिए, इंग्लिश में ही लिखिए, जैसे भी लिखिए, लेकिन सही से लिखिए कि मैं उसे पढ़ पाऊँ, समझ पाऊँ। अगर मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, समझ पाऊँगा तो उसका जवाब नहीं दे पाऊँगा। अब मैं अपने अगले कमेंट को लेता हूँ। सारब की बात सुनकर हिम्मत मिलती है, यानी ये शायद कह रहे हैं कि मेरी बात सुन के इन्हें काफ़ी ज़्यादा हिम्मत मिलती है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मैं जो भी आप लोगों को जानकारी देता हूँ वो आप लोग लिया करिए। मैं प्रयास करता हूँ कि आप लोगों को एकदम सही जानकारी दूँ, सही चीज़ें बताऊँ, प्रैक्टिकली चीज़ें बताऊँ, और जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ वो आप ही लोगों की वजह से पॉसिबल हो पाया है। ये आप ही लोगों का योगदान है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, अगर वाइफ दिसंबर 2018 में घर से चली गई, 18 मंथ के बाद हस्बैंड ने केस किया ऑन ग्राउंड ऑफ क्रुएल्टी, नाउ कैन वी एड ए सर्टेन 2 years पॉइंट एज ग्राउंड ऑफ डिवोर्स, प्लीज़ गाइड। देखिए, इनके पूछने का मतलब ये है कि जो इनकी वाइफ है वो 2018 में चली गई। जो पति था उसने 18 महीनों के बाद पत्नी के ऊपर क्रुएल्टी के आधार पे केस किया, क्रुएल्टी के ग्राउंड पे केस किया। अब ये चाहते हैं कि जो उनकी पत्नी है उनको गए हुए 2 साल हो गए, यानी अवित्यजन जो होता है, डिजर्सन जो होता है, इसके आधार पे केस करना चाहते हैं, इसे भी अपना आधार बनाना चाहते हैं। तो देखिए, आप इसे ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक अमेंडमेंट डालना होगा, यानी संशोधन डालना होगा। आप संशोधन डाल के इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं, या फिर कोर्ट में ऐसे ही बता सकते हैं, इसके लिए सबूत भी दे सकते हैं। अगर कोर्ट मान ले वैसे ही तो ठीक, नहीं मानता है तो आप अमेंडमेंट दीजिए, संशोधन के लिए एक प्रार्थना पत्र दीजिए, संशोधन हो जाएगा, कोर्ट इस चीज़ को भी ऐड कर लेगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। मेटल सेक्शन 9 है, इसका मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग क्या पूछ रहे हैं। सही से पूछिए, स्पष्ट रूप से पूछिए, तभी मैं जवाब दे पाऊँगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। मेरी बीबी हर बात पे कॉल रिकॉर्डिंग करती है, चाहे अपने नाम मन के कुछ भी कहूँ, और मुझे टॉर्चर करती है, केस कर दूंगी। ये सब आईपीसी 498 डीबी 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस सब वीडियो के लिए तो हैं, हम लोगों के लिए कुछ ही नहीं है। कुछ भी अगर मर भी गया तो उस बीबी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, माँ बाप जीते जी मर जाएंगे, यही सोच के चुप लग जाता हूँ। आई हेट माई लाइफ। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि सब वाइफ के लिए है, हस्बैंड के लिए कुछ नहीं है। हस्बैंड के लिए भी बहुत सारे प्रोविज़न किए गए हैं। हाँ, लेकिन ये है कि वाइफ के लिए स्पेशली प्रोविज़न किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वाइफ के लिए प्रोविज़न कर दिया गया है तो कोर्ट उठा के पति को सज़ा कर देता है। जब भी पत्नी जाती है कोर्ट पत्नी से भी सबूत मांगता है। अगर पत्नी 498A का केस करेगी तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट पत्नी के कही हुई बातों के आधार पे पति को सजा कर देगा। कोर्ट पत्नी से सबूत मांगेगा, एविडेंस लेगा, सबूत लेगा, इसके आधार पे ही पति को सजा करेगा। तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप डरिए मत, सारी चीज़ों का डट के सामना कीजिए, मजबूती से सामना कीजिए, अपने अंदर मोटिवेशन लाइए और इन सब चीज़ों से आप लड़िए, तभी आप जीत पाएंगे। तो आप हिम्मत मत हारिए, सारी चीज़ों का आप सामना करिए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, आपने उमेश को सजेस्ट किया है शुड कलेक्ट एविडेंस ऑफ प्रीवियस मैरिज, can you elaborate in detail via multiple ways? How can I retrieve, because girl or her family will never share those artifacts? देखिए, मैंने उमेश को ये सजेस्ट किया है, यानी पूछने का इनका मतलब ये है कि मैंने एक कमेंट दिया था उमेश जी ने, जिनको मैंने बताया था कि अगर आपकी पत्नी जो है पहले से ही शादीशुदा है और ऐसे में उन्होंने आपको ये बात बताई ही नहीं है, उनका अभी डिवोर्स भी नहीं हुआ है, उनका पहला पति जीवित है, आपसे ये बात छुपा के उन्होंने शादी कर ली है, तो ऐसे में आप इस शादी को शून्य करा सकते हैं। यानी जो आपसे दूसरी शादी आपकी पत्नी ने की है वो मान्य नहीं है, वो वाइड मैरिज है। तो ऐसे में आप कोर्ट में एप्लीकेशन देके, प्रार्थना पत्र देके इस शादी को शून्य करा सकती हैं। तो ऐसे में यही चीज़ पूछ रहे हैं,
यानी यहाँ पे यही इनका क्वेश्चन है कि इस चीज़ के लिए हम सबूत क्या कलेक्ट करें, कैसे कलेक्ट करें कि जो पहले पत्नी की शादी हुई है उसके लिए कौन से सबूत कलेक्ट करें, कैसे सबूत कलेक्ट करें। तो देखिए कैसे आप सबूत कलेक्ट करेंगे ये तो अपने अपने फैक्ट के ऊपर होता है, ये कोई नहीं बता सकता, ये आपकी परिस्थिति कैसी है, आपकी स्थिति कैसी है ये आप ही जान सकती हैं। तो ऐसे में आप कैसे सबूत इकट्ठे करेंगे ये चीज़ आप खुद पता लगाइए। हाँ, कौन कौन से सबूतों की आपको आवश्यकता पड़ेगी मैं ये बता सकता हूँ, कौन कौन से सबूत काम करेंगे ये मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए आपकी पत्नी के आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है, आपकी जो पत्नी है पहले से ही शादीशुदा है, अभी उनके डिवोर्स भी नहीं हुआ है, उनका पहला जो पति है वो जीवित भी है। तो ऐसे में आप शादी को शून्य कराने के लिए आप जो आपकी पत्नी हैं उनका कोई ऐसा आईडी प्रूफ जिसमें उनके पति का नाम हो, यानी जो पहले पति हैं उनका नाम हो, ये भी एविडेंस के तौर पे पेश कर सकते हैं। उनके पहले शादी की फ़ोटोज़, वीडियोज़ या फिर आप शादी का सर्टिफिकेट या फिर कोई ऐसा ही एविडेंस जिससे कि आप सिद्ध कर पाएँ कि शादी हुई है, आप लगा सकते हैं। अब कैसे करेंगे ये चीज़ तो मैं आपको नहीं समझा पाऊँगा क्योंकि अपने अपने फैक्ट के ऊपर निर्भर होता है, अपनी अपनी परिस्थितियों के ऊपर निर्भर होता है। ये चीज़ तो आपको कोई नहीं बता सकता है, ये चीज़ तो आपको अपने विवेक के अनुसार ही पता लगाना पड़ेगा कि आप सबूत कैसे कलेक्ट करेंगे। सिर्फ आपको कोई भी यही चीज़ बता सकता है कि कौन कौन से सबूत लगेंगे। अब हम अपने अगले कमेंट को देखते हैं। 498A और डीवी केस में आरोप एक ही है तो दो जगह केस चल सकता है क्या, या एक केस खारिज कराया जा सकता है क्या, डीवी में डीआर रिपोर्ट नहीं तो क्या कर सकते हैं। देखिए डीआर रिपोर्ट नहीं है तो इसके लिए भी आप प्रार्थना पत्र कोर्ट में दे सकते हैं। पहली चीज़ तो ये आप जान जाइए, डीआर रिपोर्ट के बिना मजिस्ट्रेट कोई आदेश नहीं करेंगे, तो ऐसे में आप मजिस्ट्रेट को इसके लिए प्रार्थना पत्र दे सकती हैं कि डीआईआर रिपोर्ट मंगाई जाए। अब देखिए दूसरा जो पहला आपका क्वेश्चन था, यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन था मैंने आपका उसका जवाब दे दिया। पहले क्वेश्चन पे जैसा है आपका कि 498A और डीवी केस में एक ही आरोप है तो दो जगह चल सकता है क्या। जी हाँ, बिल्कुल चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, चल सकता है। इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, दोनों में अगर एक ही आरोप है तो भी दो अलग अलग केस हैं, अलग अलग प्रोविज़न है, तो ऐसे में ये केस चल सकता है। इसके लिए आप ज़्यादा परेशान ना हो, पैसे ना खर्च करें, मेहनत ना करें, सिर्फ दोनों केस में डिफेंड करें। अगर इसके लिए आप हाई कोर्ट जाते हैं कि दो केस मेरे ऊपर हुआ है, दोनों केस में एक ही आरोप लगा है, ऐसे में एक केस को क्वैश कर दिया जाए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ आपका नुकसान होगा, आपका पैसा, मेहनत, समय, सारी चीज़ें बर्बाद होंगी। तो उससे बेहतर है कि आप केस में डिफेंड करें और अपना बचाव करें। इस चीज़ को दिमाग से निकाल दें कि दो जगह चल रहा है तो ऐसे में इसे मैं रद्द करा सकता हूँ, आप नहीं करा सकते हैं। दो केस चल सकता है क्योंकि दो अलग अलग प्रोविज़न किया गया है। अब हम अपने अगले कमेंट को देखते हैं। इज कॉल रिकॉर्डिंग बिटवीन फादर इन लॉ एंड हस्बैंड इज आल्सो अगेंस्ट लॉ ऑफ प्राइवेसी, प्लीज गाइड। नहीं, ऐसा नहीं है, जो कोर्ट ने बताया है सिर्फ वाइफ हस्बैंड के बीच में बताया है। कोर्ट ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया है कि ससुर और दामाद यदि बात करते हैं तो ये भी लॉ ऑफ प्राइवेसी जो होती है, निजता का अधिकार होता है, उसका हनन है। ऐसा कोर्ट ने कुछ नहीं बोला है। अब हम अपने अगले कमेंट को देखते हैं। सर, अगर पत्नी के फ़ोन का सीडीआर को इस बात के लिए सबूत के तौर पे यूज किया जा सकता है कि वह पिछले 2 साल से अपने मायके में रह रही है, इस फ़ोन का यूज किया है, क्या लोकेशन के साथ कंपनी से डिटेल कोर्ट मंगवा सकता है, मायके में रहकर जो अपने लिए सामान ऑनलाइन मंगाई है वो भी हो। देखिए कोर्ट जैसा आप समझते हैं, कोर्ट ऐसा कुछ नहीं करेगा। आप जो जानते हैं कि 91 सीआरपीसी के अंतर्गत कोर्ट में आप आवेदन कर सकते हैं, किसी दस्तावेज को मंगा सकते हैं। तो ऐसे में अगर इस काम के लिए आप कोर्ट में आवेदन करते हैं कि पत्नी का सीडीआर मंगाया जाए, ऑनलाइन जो उसने सामान मंगाया है उसे मंगाया जाए, तो कोर्ट ऐसा कुछ नहीं करने वाला है, कोर्ट नहीं करेगा। ये किताबी ज्ञान है कि आप मंगा सकते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली में जाएंगे और इस चीज़ को कोर्ट के अंतर्गत आवेदन करेंगे कि पत्नी का सीडीआर मंगाया जाए, वो कहाँ रह रही है, कौन से सेल टावर से उसका फ़ोन कनेक्ट है, उसने जो ऑनलाइन सामान मंगाया है उसका डिटेल मंगाया जाए, तो कोर्ट कुछ ऐसा नहीं मंगाएगा। कोर्ट आपको डांटेगा और उसके बाद फटकार लगाएगा और आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। आप नहीं विश्वास हो रहा है तो एक बार लगा के देख लीजिए। ये सारी चीज़ें सिर्फ किताब में प्रोविज़न किया गया है कि आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली में आएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप इस प्रोविज़न का यूज नहीं कर सकते हैं इस काम के लिए। अब हम अपने अगले कमेंट को देखते हैं।
पत्नी ने हस्बैंड को एंगेजमेंट में मिली रिंग और गोल्ड चैन अपने साथ ले गई और अपने साथ उसका भी सारा ज्वेलरी ले गई। पर वो बोल रही है कि अभी भी इसकी थोड़ी ज्वेलरी हमारे पास है और मेरी एंगेजमेंट रिंग उसकी है। बोल रही है क्या वापस नहीं आ रही है। देखिए, अगर आपकी पत्नी ऐसा कर रही हैं, सारा सामान लेके चली गई हैं और कह रही हैं कि पति के पास ही अभी है और वो वापस नहीं आ रही हैं, तो ऐसे में आप सेक्शन 9 का केस कीजिए। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत केस कीजिए और उसमें ये सारी बातों को लिखवाइए कि आपकी पत्नी सारा सामान लेके चली गई हैं, ये सामान लेके चली गई हैं, हमारा भी ये सामान वो लेके चली गई हैं, सारा स्त्री धन लेके चली गई हैं, वो आ नहीं रही हैं, बिना उचित कारण ही हमसे अलग रह रही हैं। तो ऐसी स्थिति में आप हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत मुकदमा होता है वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए, उसको आप लगाइए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। एक एक वीडियो यूजफुल होता है सर, मेरा मैटर कोर्ट में चल रहा है 498A का। जी हाँ, ये जो भी चीज़ें हुई हैं आप ही लोगों के योगदान की वजह से हुई है, आप ही लोगों की वजह से मैं इतना जानकारी जुटा पाया हूँ, ताकि मैं बता पाता हूँ चीज़ें आप लोगों को। अगर आपका 498A का केस चल रहा है तो ऐसे में अगर आपके ऊपर झूठा केस हुआ है तो आप सारी चीज़ें जान ही रहे होंगे, समझ ही रहे होंगे कि आपकी पत्नी को सारी चीज़ें सिद्ध करनी पड़ेगी। बाकी आप हमारी वीडियो देखा करिएगा, इससे आपको काफ़ी अच्छी और भी जानकारी प्राप्त होगी। 498A में कैसे बचाव करना है, मेंटेनेंस केस में कैसे बचाव करना है, ये सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे। अब अगला ये कमेंट आया है जिसमें इन्होंने नमस्ते का सिंबल हमें भेजा है, तो आपको भी नमस्ते। तो यही कुछ सवाल आए थे जिनको मैंने आज के कमेंट बॉक्स में लिया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं नए कमेंट बॉक्स के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।